हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में। आज और कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस रहेंगे और इसका मैं डिटेल आंसर आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो अधिगम उद्देश्य हैं उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी कि लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो इनका मीनिंग होता है आपका अभिप्रेत अधिगम परिणाम। ठीक है, अभिप्रेत अधिगम परिणाम। अब इसको डिटेल में हम देखेंगे कि ये होती क्या चीज़ है। इसको मैं बताऊंगा आपको कि अभिप्रेत अधिगम परिणाम है क्या आखिर। ठीक है, इसमें आप देखिए ध्यान से कि उद्देश्यों और परिणामों के बीच का अंतर इस बात पर जोर देता है कि जो गतिविधियों का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, किन गतिविधियों का प्रदर्शन करेगा। अधिगम उद्देश्य बताते हैं कि एक प्रशिक्षक या कार्यक्रम क्या करना चाहता है, अर्थात यह पाठ्यक्रम छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रमुख संचार तकनीकों के लिए उजागर करेगा। ठीक है, जो अधिगम उद्देश्य है। अब एक पाठ्यक्रम को पूरा करने के परिणाम स्वरूप एक छात्र क्या कर सकता है, इसके बारे में एक अधिगम के परिणाम को देखने की योग्य और औसत दर्जे के शब्दों में वर्णित किया जाता है। अर्थात इस पाठ्यक्रम के बाद छात्र विभिन्न संचार माध्यमों के बीच में अंतरों की व्याख्या करने और विभिन्न माध्यम की शक्तियों और सीमाओं की पहचान करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये अभिप्रेत अधिगम परिणाम में ये चीजें होती हैं। और अधिगम परिणाम क्या होते हैं, छात्र केंद्रित होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, वे उन ज्ञान और कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो छात्र प्रदर्शित कर सकते हैं, ना कि प्रशिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या करना है। यानी कि एक प्रभावी शिक्षण जो परिणाम के दो भागों की संरचना एवं क्रिया वस्तु इसमें शामिल होती है। ठीक है, अब ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण जो है सहायता के उद्देश्यों को अधिगम के परिणामों को बदलने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे अब जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में चेंजेस हैं, ठीक है, वो कैसे इसमें जो है रिफ्लेक्ट होता है। जो संशोधित आपका वर्गीकरण है, ठीक है, इसके डोमेन का 2001 में ये हुआ था। संज्ञानात्मक स्तर में पहला स्तर आपको पता है नॉलेज का जो होता है, इसमें अधिगम परिणामों के लिए प्रतिरूप किया। दूसरा याद करना होता है इसमें। ठीक है, तीसरा समझना, फिर लागू करना। ठीक है, इसके बाद आपका विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और निर्माण करना। ठीक है, तो ये जो है अभी अपडेटेड है। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इनको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा इस आंसर को पूरी तरह से समझने के लिए। यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गई ये बात, तो ये आप देख सकते हैं कि अभिप्रेत अधिगम परिणाम कथनों के लिए जो प्रारूप है, ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला छात्र और क्रिया। पहले छात्र प्लस क्रिया, वांछित क्या है, प्रदर्शन करेगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य क्या है उसका, नॉलेज क्या है, नॉलेज लेगा। वैकल्पिक संशोधक, ठीक है, इसमें प्रदर्शन मानदंड हो सकता है या शर्तें हो सकती हैं, में सक्षम होंगे। ठीक है, इस तरह का जो है बच्चा इन चीज़ों को करने में सक्षम हो पाएगा। यदि शिक्षार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों या संदर्भों के तहत प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है, सशर्त विवरण आवश्यक हो जाता है। ठीक है, दूसरा जैसे उदाहरण इसमें बताया गया, उदाहरण के लिए छात्र समकालिक संचार माध्यम की विशेषताओं और इसके उपयोग की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो इन बिंदुओं से ये निष्कर्ष निकल जाता है कि अधिगम के उद्देश्यों का अर्थ अभिप्रेत अधिगम के परिणाम होते हैं। ठीक है, अभिप्रेत करने के बाद, ठीक है, बच्चे को जब आप अभिप्रेत कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद के जो है रिजल्ट्स होते हैं, इनकी अगर हम बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको आंसर्स कुछ लॉन्ग लग रहे हैं तो सीधे क्वेश्चन आंसर भी मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये डिटेल व्याख्या जो है अच्छी रहेगी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए कि जो शिक्षण है, ठीक है, शिक्षण के किस स्तर में सीखने वाले को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है। ठीक है, किस स्तर पर जो सीखता है, ठीक है, सीखने वाले को जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, उनके पॉजिटिव निगेटिव उदाहरण के बीच जब भेदभाव कर सकता है या उनमें विभेद कर सकता है, वो कौन सा स्तर होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। आंसर्स आप लोग खुद से बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद कितने आपने सही किए इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कि इसमें जो समझ स्तर है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो है आप निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, एग्जांपल्स में भेदभाव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका डिटेल्ड आंसर मैं बता देता हूँ आपको। अब इसमें आपको अलग अलग स्तर जो ऑप्शंस में थे,
ठीक है, उन्हीं के डिटेल में बताया गया कि इसमें क्या होता है। अब पहला स्मृति स्तर में देखते हैं कि इसमें विचारहीन शिक्षण होगा। ठीक है, यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका हाईलाइट पॉइंट है। इसके बाद इस स्तर पर शिक्षण को निम्नतम स्तर का शिक्षण माना जाता है। ठीक है, इस स्मृति स्तर, क्योंकि इसमें केवल बच्चा अंडरस्टैंडिंग करने पर या याद करने पर जोर देता है, और इस स्तर पर चिंतन की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती है। ठीक है, मतलब जो बच्चा होशियार होगा पढ़ने में, यानी कि स्मृति, जिसकी बुद्धि तेज होगी वही इसको कर पाएगा, इसलिए इसको जो है निम्नतम स्तर का शिक्षण माना गया है। शिक्षक की भूमिका क्योंकि प्रमुख होगी इसमें, और छात्रों की भूमिका कौन होती है। ठीक है, उनको केवल याद करना है। मुख्य अभ्यास में उन तथ्यों, सूचनाओं और सूत्रों के नियम की समीक्षा करने का है जो उन्हें सिखाए जाते हैं। चिंता का केंद्र बिंदु तथ्यों और सूचनाओं का पुनः स्मरण कराना है। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्मृति स्तर। अब बोध स्तर यानी कि समझ स्तर की जो बात कर रहे थे उसको हम देखेंगे कि बोध स्तर में क्या होगा। बोध स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर से अधिक गुणवत्ता का होता है। ठीक है, एक लेवल ऊपर जाएगा। यह मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण में अधिक उपयोगी और विचारशील है। ठीक है, जब बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग वाले में। ठीक है, शिक्षण के इस स्तर पर सीखने वाले को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है। तो देखिए सीधे सीधे आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बना था, आंसर आपको यहीं से मिल गया है। ठीक है, क्योंकि अब इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, प्रीवियस के पेपर्स के क्वेश्चन ये हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ईजी लग रहे होंगे, इस तरह से डिटेल में समझने में भी आ जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों के पास बुक्स नहीं होती, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बोध स्तर में क्या होता है, चिंता का केंद्र बिंदु तथ्यों और उनके उदाहरणों के बीच संबंध देखना है। फिर चिंतनशील स्तर। ठीक है, सभी स्तर बता देता हूँ जितने इसमें पूछे हैं, ताकि आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बन जाए तो आगे कोई दिक्कत ना हो। इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में जाना जाता है, चिंतनशील। ठीक है, किसी चीज पर चिंतन करने का अर्थ है कि किसी समय पर कुछ करने के लिए सावधानी पूर्वक विचार करना। ठीक है, चिंतन मनन करना चाहिए कहते हैं कोई भी काम करने से पहले। इसका अर्थ किसी चीज के बारे में गहराई से चिंतन करना भी है। ठीक हो गया। चिंता का केंद्र बिंदु समस्या उठाना और समस्या समाधान है। ठीक है, तो इसमें चिंता का केंद्र क्या, समस्या उठाना और समस्या समाधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो चिंतनशील स्तर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्वायत्त विकास स्तर। इसमें क्या होगा, स्वायत्त का अर्थ है स्वतंत्र रूप से या दूसरों के सहयोग से अपने स्वयं के अधिगम को नियंत्रित करने की क्षमता। ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके टीचिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, स्वायत्ता में क्या होगा आपका कि स्वतंत्र रूप से आप करें या दूसरों के सहयोग से आप अपने अधिगम को नियंत्रित करेंगे। एक स्वायत्त शिक्षार्थी के अधिगम में प्रति अधिक उत्तरदायी होगा और उस शिक्षार्थी की तुलना में अधिक प्रभावी होगा जो शिक्षक पर निर्भर होता है। ठीक है, चिंता का केंद्र बिंदु, प्रभाव और भावनाएं होती है। यानी कि स्वायत्त में क्या होगा, आप अपने आप में अपने अधिगम को नियंत्रित करते हैं कि आप में कहाँ कमियां हैं, कौन सी आपके स्किल्स हैं और कहाँ पे आप मजबूत हैं। ठीक है, ये चीज़ें अगर शिक्षक के अलावा ठीक है खुद से आप करेंगे तो उसमें जो है बच्चे के लिए मेनली ये स्टर्स होते हैं। तो उसके आधार पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि बच्चा ये स्वयं से सीखे। ठीक है, चीज़ें तो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल उसको मिलेगा, ना कि वो टीचर पे डिपेंडेंट रहे। ठीक है, प्रभाव और भावनाएं इसमें मेनली होती हैं केंद्रीय बिंदु। अगला प्रश्न है, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है। ठीक है, नेट के थ्रू ये मैंने पेड कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, textbook.com से, सो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें और PSS के पेपर्स के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, खेल विधि से आपका बच्चों में आपको पता है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक तीनों। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे तीनों तरह के, ठीक है, कॉग्निटिव, इमोशनल और आपके फिजियोलॉजिकल, ठीक है, तीनों जो है विकास होते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, खेल विधि में थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खेल विधि की बात करें तो खेल विधि जो ज़्यादातर आपकी गतिविधि आधारित या हस्त अनुभव द्वारा सीखना है। ठीक है, बच्चे अलग अलग लोगों के बीच सीखने के लिए अपने घर और परिचित परिवेश से बाहर निकलते हैं, जिनमें उनके साथी और शिक्षक भी शामिल हैं। ठीक है, खेल विधि को पहली बार एच कैल्डवेल कुक द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बाद में फ्रेडरिक फ्रोबेल, ठीक है, फ्रोबेल का नाम अक्सर इसमें पूछा जाता है, खेल विधि किसने विकसित की, तो इनके द्वारा जो है ये संसार में लोकप्रिय किया गया। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए। अब खेल विधि की लाभ देखें। ठीक है, तो इसमें आपको जो है खेल को शामिल करके यह पूरी पढ़ाई को एक आनंददायक तत्व में बदल देता है, जिससे बच्चे के शारीरिक विकास में मदद मिलती है।
ठीक है। और इससे बच्चों में संतुष्टि की भावना का विकास होता है। बच्चे को सीखने और भागीदारी के लिए समान जोखिम और पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। ज्ञान के साथ साथ यह बच्चे की विभिन्न संज्ञानात्मक कौशल विकसित करती है, ठीक है। और यह बच्चों को साथियों और शिक्षकों से आसानी से जुड़ने में मदद करती है, संवेगात्मक विकास को बढ़ाती है। तो देखिए तीनों को आपको इनको बता दिया है, काफ़ी अच्छा डिटेल आंसर इसमें दिया गया है कि शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, कैसे संवेगात्मक हो रहा है, कैसे संज्ञानात्मक हो रहा है, ठीक है। इसलिए खेल विधि में बच्चों में संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास होता है, ठीक है। तो समग्र और संपूर्ण विकास की सुविधा आपकी खेल विधि देती है, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि बच्चों को गीता मत पढ़ाओ, पहले उन्हें फुटबॉल खिलाओ, यानी कि कोई खेल खिलाओ, आउटडोर गेम खिलाओ। इससे जो भगवत गीता है उन्हें स्वयं उनके समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी जब वो उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शारीरिक विकास की बात जो है स्वामी विवेकानंद ने भी कही हुई थी, ठीक है। तो इसी के साथ एक अच्छे थॉट के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर इस तरह की विधि आपको अच्छी लग रही हो तो हम लाइव क्लासेस भी ऐसे कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, जिसमें डिटेल आंसर्स होंगे। नहीं तो एमसीक्यूज अगर आपको केवल चाहिए तो एमसीक्यूज भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की वीडियोज़ आपको आगे चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।